नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायो के 30 MCQs, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 30 MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। दोस्तों 29 प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन जो 30th प्रश्न जो रहेगा, 30वां जो क्वेश्चन रहेगा, वो उसका उत्तर जो है वो आप लोगों को उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उत्तर बताना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा होता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बोरॉन। बोरॉन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है कि जो कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या करीब 7 के लगभग होती है। ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास सुपारी यानी कि एराका नट का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो बताएंगे कौन सा होता है। तो होता है उसका भ्रूपोष यानी कि एंडोस्पर्म जो रहता है, अंदर वाला जो पार्ट रहता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष जो रहता है वो उसका खाने वाला पार्ट रहता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो वायरस की सर्वप्रथम खोज जो है वो किसने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो वायरस है उसकी सर्वप्रथम खोज डी लाउनोस्की ने की थी। डी लाउनोस्की ने वायरस की सबसे पहले खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि लारी स्थित है, कहाँ पर स्थित है। फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि लारी स्थित है। लखनऊ में इसका केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्थान है वो आपकी लखनऊ में है, और आपका विश्व विज्ञान अनुसंधान जो संस्थान है वो भी आपकी लखनऊ में। तो ये दो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपकी दिल्ली में है, लेकिन वहीं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो आपकी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है हमारे पास, चर्बी को हजम करने के जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका। वो स्त्रावित है आपका जिगर से। जो चर्बी को हजम करने के जो पित्त द्रव सहायता करता है वो स्त्रावित होता है जिगर में। इसलिए बोलते हैं जो मोटे लोगों को अक्सर मतलब हार्ट अटैक या दिल की जो जिगर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनकी होने की प्रॉब्लम, लिवर से होने की प्रॉब्लम जो है आपका, जिगर बोले तो लिवर जो है उससे होने की समस्याएं जो रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। दोस्तों चर्बी को हजम करने के लिए सबसे पहले तो पित्तद्रव में जो सहायता करता है वो आपका लिवर रहता है। ठीक है, क्योंकि लिवर में बाइल जूस बोलते हैं ना जिसको, पित्त रस का निर्माण होता है और ये भोजन को क्षारीय बनाता है। इसलिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। तो जो आपका बाइल जूस है या आपका खाना जो रहता है पेट में जाने के बाद एक अग्नि, जठर अग्नि बोलते हैं जिसको, तो जठर अग्नि आपकी प्रज्वलित होती है आपके पेट में, और वो करीब 1 घंटे तक रहती है। आधे से 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक जो रहती है वो जठर अग्नि जलती है। तो वो जठर अग्नि जो रहती है वो आपके खाने को, आपके भोजन को जलाती है और बाइल जूस में कन्वर्ट करती है, पित्त रस में वो कन्वर्ट करती है। तो वो पित्त रस जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर वो पित्त रस जो रहता है वो आपका भोजन को पचाने के काम आता है। वो आपका बेस रहता है। बाइल जूस जो रहता है वो आपका पित्त रस जो बोलते हैं वो क्षारीय रहता है, वो बेस रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो किसके कारण होता है हेपेटाइटिस। तो ध्यान रखिएगा यकृत के कारण जो रहता है वो शोथ के हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जॉइंटिस का एडवांस स्टेज है। जो हेपेटाइटिस हो जाता है प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हेपेटाइटिस जॉइंटिस अगर आपको होता है तो वो उसकी एडवांस स्टेज हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास,
जलीय अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। किससे होती है? उत्तर बताएंगे ऊष्मा के रूप में, एनर्जी के फॉर्म में जो रहती है वो आपकी ऊर्जा जो है वो निकलती है। मतलब भाप ऊष्मा जो है जलीय अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है, यानी कि भाप के रूप में वो आपकी निकल जाती है। अगला प्रश्न है विटामिन सहायता नहीं करता। विटामिन सहायता किस में नहीं करता? तो ध्यान रखिएगा उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता। बाकी पाचन की क्रिया हुई, रोगों की रक्षा करने के लिए या फिर उपापचय में आवेजक के रूप में, ये इन सब चीज़ों में विटामिन सहयोग करता है, लेकिन उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में वो सहायता नहीं करता। अगला प्रश्न है हमारे पास ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? तो किसके कारण होगा? सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में एकत्र हो जाएगी तो ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो CO2 के एकत्र होने से ही होती है। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे कि आपकी CO2 हो गई या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। ठीक है, इसे इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। फटाफट बताएंगे इनमें से किसके कारण जो है वो खट्टा हो जाता है दूध? तो उस बैक्टीरिया जो है आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु नाम का एक बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास मानव विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? फटाफट बताएंगे दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना मध्य एशिया, जो मध्य एशिया सेंट्रल एशिया है वहाँ पर मानव का विकास हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे पास 1 ग्राम ग्लूकोज को में संपूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु ATP बनते हैं? ATP पूछ रहा है कितने ATP फॉर्म होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये 38 ATP हम लोग को 1 ग्राम ग्लूकोज से के ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडाइजेशन जब उसका करते हैं तो 38 ATP फॉर्म होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास नारियल को खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा होता है? तो वही भ्रूपोष। इसमें भी भ्रूपोष जो रहता है एंडोस्पर्म, जो उसका अंदर का पार्ट रहता है वो खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीविका कोशिका है? क्या है? फटाफट बताएंगे। तो ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा जो है वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? फटाफट बताएंगे। एनर्जी उत्पन्न होती है। जब ATP से ADP में जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ATP का, तो एनर्जी परिवर्तित या एनर्जी का उत्पन्न या एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? इनमें से कौन से काल में जीवन था ही नहीं? तो ध्यान रखिएगा एजोइक काल जो था उसमें कभी भी जीवन नहीं रहा है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो है वो आपके किनको प्रभावित करता है? प्लीहा को, आपके प्लीहा जो रहता है उसको मलेरिया प्रभावित करता है, जिसको हम लोग स्प्लिन भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो स्प्लिन कहा जाता है इस चीज़ को। स्प्लिन को वो प्रभावित करता है। हाई ब्लड प्रेशर हुआ या हार्ट लो ब्लड प्रेशर हुआ, वो सब चीज़ हाई जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ब्लड प्रेशर का घटना वो आपकी हार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो किस पदार्थ के रूप में होता है? वसा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? वसा के रूप में। 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिएगा जो 1 ग्राम अगर वसा टूटता है तो उससे 9.1 कैलोरी एनर्जी जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो ध्यान देंगे रक्त के प्लाज्मा में पानी यानी कि जल बहुत ज़्यादा होता है। वाटर जो है आपका रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रोटीन की इकाई क्या है? यूनिट, प्रोटीन की यूनिट पूछ रहा है वो। तो प्रोटीन की यूनिट ध्यान रखेगा अमीनो
एसिड है। अमीनो एसिड जो है वो आपकी प्रोटीन की यूनिट है। लंबे रेशे कहलाते हैं, लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? लिंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो रहती है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? बताएंगे दोस्तों कौन है निकट संबंधी? तो ध्यान रखिएगा, गौरीला जो है आपका, वो आपका आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? जो कोबाल्ट जो धातु रहती है वो आपकी B12 में होती है। B12 जो रहता है आपका, उसमें हम लोगों को कोबाल्ट की धातु पाई जाती है। विटामिन B2 जो रहता है, B2 में आपका राइबोफ्लेविन उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, ये मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि से ये हम लोग को विटामिन B2 जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन B6 जो है वो आपको, उसको हम लोग बोलते हैं, ये पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ये भी मांस और दूध, हरी सब्जियों, इनसे ही हम लोग को विटामिन B6 भी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त यानी कि कोल्डेड ब्लडेड जानवर है? कोल्ड ब्लडेड ठंडा खून वाला जानवर कौन सा है इनमें से? तो उपर्युक्त सभी है, यानी कि छिपकली, मेंढक, मछली, जो तीनों हैं ये सब ठंडे ब्लड यानी कि कोल्ड ब्लडेड वाले जानवर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, दूध से दही जमता है। दूध से दही जमता है, सब जानते हैं किसके कारण जमता है? तो बैक्टीरिया द्वारा जमता है। और वो मैंने बता चुका हूँ आपको, लैक्टोवेसिल्स का नाम करके, जो लैक्टोवेसिलस है, लैक्टोवेसिलस जो है, इस नाम से जो बैक्टीरिया रहता है वो दूध से दही जमाता है, यानी दूध को खट्टा करने का काम ये एसिड करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है? उत्तर बताएंगे दोस्तों, द्विगुणित होता है। आवृत बीज पादपों में जो भ्रूण कोश रहता है यानी कि एंडोस्पर्म जो रहता है वो आपका द्विगुणित होता है। दोस्तों एंडोस्पर्म में जो भ्रूण कोश है उसका अगर आप नाम देखेंगे तो एम्ब्रायो भ्रूण को बोलते हैं। एम्ब्रायो ट्राइप्लेट जो रहता है वो आपका त्रिगुणित रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? तो आंख के लेंस को धुंधला हो जाने को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है वो आपका मधुमक्खी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ कि सितारों को आँखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।